नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए आकांक्षा पारे जी की लिखी कहानी लखी बाबुल मोरे। शाम फूल गई है, अब शायद बारिश न हो। मेरे आने के 2 घंटे बाद उनका यह पहला वाक्य था। उनके कहने पर मैंने अपनी किताब से आंखें उठाकर खिड़की से बाहर टिका दी। धूप का रंग पीला था। लग रहा था धूप ने यह पीलापन उनके बीमार मुंह से उधार मांग लिया है। मैंने असमंजस भरी आंखों से उन्हें देखा। हल्की आवाज में उन्होंने कहा, जब शाम ऐसी धुंधली पीली हो जाती है तो उसे शाम फूलना कहते हैं। इसके बाद बारिश नहीं होती। यह बरसात खत्म होने का संकेत है। जरूर खेतों में कास भी फूल गया होगा। कास तो तुम्हें पता है ना, वह सफेद रंग का चमकीला सा, जिसे तुम बचपन में सफेद झाड़ू कहा करती थी। बारिश के बाद यह खेत में खूब उगता है। तुम देखोगी ना तो पहचान जाओगी। जब ऐसी चमकीली सफेद फुनगियां आ जाती हैं तो किसान समझ जाते हैं कि बारिश अलविदा कह रही है। अलविदा। बहुत देर तक उन्होंने इस शब्द को खुद ही खुद में मुंह में चुभलाया, जैसे कोई बच्चा च्युइंगम चुभलाता है ताकि बाद में उसका गुब्बारा बना सके। वह खुद से ही बातें करने में लगी हुई थी, यह जाने बिना कि मैं उनकी सुन भी रही हूं या बस ऐसे ही सिर हिला रही हूं। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि कांस या शाम फूलने की तरह इंसान के पास भी ऐसा कोई साधन होना चाहिए जिससे वह जान सके कि उसका भी अलविदा कहने का वक्त आ गया है? उन्होंने मेरे चेहरे पर निगाह टिका दी। मैंने उन्हें ऐसे देखा जैसे कहना चाह रही हूं, आपके हाथ में लगी यह ड्रिप की सिरिंज, वहां पर कसा ब्लड प्रेशर नापने का पट्टा, तमाम चिप्पियों से लैस आपकी छाती जो पल पल दिल की धड़कन का हाल कह रही है। मानना चाहें तो क्या यह अलविदा कहने के संकेत नहीं है? लेकिन मुझे पता था, एक बीमार से खासकर अस्पताल में तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कही जा सकती। पर वह भी हैं पूरी दुनियादार, तुरंत समझ गईं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तपाक से बोली, वैसे तो अब मेरा जीवन मौत के पास रहन रखा हुआ है। हर दिन तक मौत चाहेगी, जीवन को उधार देती रहेगी। जिस दिन नहीं चाहेगी मैं आज़ाद हूं, और तुम भी। पर उन्होंने विशेष जोर दिया। आगे उन्होंने धीरे से जोड़ा, फिर तुम्हें हर रोज यहां आकर बैठना नहीं पड़ेगा। उसके बाद तुम जहां चाहो जा सकती हो, जैसे चाहो रह सकती हो। शायद उन्होंने जानबूझकर नहीं बोला, जिसके साथ चाहो रह सकती हो, बिल्कुल अपनी बाप की तरह। वह अक्सर उलाहना देती थी कि मैं पिता की तरह जिद्दी हूं, और बिल्कुल उन पर ही गई हूं। उनकी तरह हमेशा अपनी मर्जी का करना चाहती हूं। मैं उन्हें कोई जवाब देती उससे पहले कमरे में उनके दाखिल होने की आहट दाखिल हो गई। वह किसी को झिड़क रहे थे, शायद सफाई पर। मैंने उनकी दुबली कलाई थामी और जल्दी से उनका हाथ चूम लिया। आश्चर्य का एक नन्हा परिंदा उनकी आंखों में आया और जल्द ही कहीं दुबक गया। मैं बाहर निकलती उससे पहले उनकी खुशबू में फिनाइल की गंध मिल गई, और मैं अपने लहराते स्कर्ट को समेटती पोछा लगाने वाले से बचती हुई ऐसे काफुर हो गई जैसे यदि उनसे सामना हो जाएगा तो वह मुझे बोतल में बंद कर हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। उन दोनों से अबोले का यह 4था या 5वां महीना था। उन दोनों की मर्जी के विरुद्ध मैंने दूसरे शहर में नौकरी शुरू कर दी थी और अपने बचपन का शहर छोड़कर एक नए शहर में अनजान चेहरों से जूझ रही थी। उन्होंने मुझे फोन पर अपनी बीमार पत्नी का हवाला दिया था। वह तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती है। उनकी आवाज डूब गई थी। मुझे लगा यह मुझे वापस लौटने का बहाना होगा। फिर भी बैग में 4 कपड़े डालकर मैं चल ही थी। मैंने सोचा था बस उन्हें देखूंगी और वापस लौट आऊंगी इस अनजान दुनिया में। आखिर अब तक मैं उस घर में अनजान की तरह ही तो रही थी। परिचितों के साथ अनजान बनकर रहने से अच्छा तो अपरिचितों के साथ हर दिन परिचय का युद्ध लड़ा जाए। लेकिन कुछ था सलवट वाले उस चेहरे में कि जब उन्होंने मुझे अस्पताल से घर लौटने को कहा तो मैंने एक बार भी नानुकुर नहीं की। उनके हिसाब से फूली हुई शाम गहरी स्याही सी घर पर उतर रही थी। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़ गई थी, हर सामान करीने से रखा हुआ, धूल के कण जिन पर बैठने को तरस जाएं।
पर्दे इतने साफ के लगे। यह रोशनी इन्हीं पर्दों से होकर घर में गुजर बसर करती है। तौलिए ऐसे कि मैं हाथ पोंछने से पहले हर बार सोचती थी, वाकई मैंने हाथ ठीक से धो लिए हैं। सफाई और करीने से सामान रखने की इस खपत से हॉस्टल में नमिता हमेशा कहा करती थी, तुम जिंदगी नहीं नियम जीती हो, कभी नियम तोड़कर बाहर निकलो, तुम्हारा कुछ खास नुकसान नहीं होगा। सच्ची, मैंने बचपन से ही यह नियम जीना सीख लिया था। इस घर में नियम ही जिए जाते थे सदा से, कौन कैसे जिएगा यह बिल्कुल स्पष्ट था। सुबह की चाय ठीक 7 बजे, रात के खाने का पहला कौर मुंह में जाए और घड़ी 7:30 का डंका न पीट रही हो तो समय खुद पर ही शर्मिंदा हो जाए। घर पहुंचकर मैंने फिर वही घुटन महसूस की। मेरा मन फिर कह रहा था कि मुझे अपने गहरे गुलाबी बैग में उन 4 जोड़ी कपड़ों को ठूसकर यहाँ से फौरन निकल कर जाना चाहिए। मैं यह सोच ही रही थी कि मेरी नज़र उस फोटो पर अटक गई, जिसमें वह अपने दुबले हाथों में मेरी ट्रॉफी उठाए खड़ी थी। मैं बगल में उनकी कोहनी में हाथ डाले उन्हें देख रही थी। उस तस्वीर के अलावा मैंने उनकी ऐसी हंसी दोबारा कभी नहीं देखी। आखिर मैं उन्हीं के लिए तो यहाँ हूँ। वह एक बार ठीक हो जाएं तो फिर मुझे यहाँ कौन रोक सकता है। मैंने वहाँ रह जाने के लिए खुद को दलील दी। मैं उनकी विशाल घड़ी के पेंडुलम में खुद को देख रही थी। ना तन से वहाँ नहीं थी और न मेरा मन वहाँ जाने को तैयार था, जहाँ वाकई में जाना चाहती थी। मुझे आए 4 दिन हो गए थे। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हो रहा था। वह बीच बीच में आंखें खोलकर देखती थी। मुझसे नजरें मिलने के बाद वह इत्मीनान से आंखें बंद कर लेती थी। 4 दिन में वह जान गई थी कि मैं दिन चढ़ने पर आऊंगी और दिन जब अपने हिस्से की रोशनी खर्च कर देगा तभी मैं वहां से हिलूंगी। जब मैं उनके कमरे में गई तो एक डॉक्टर उनकी कलाई थामे अपनी कलाई पर नजरें गड़ाए खड़ा था। 2-3 ऐसे ही सफ़ेद कोट वालों ने उन्हें घेर रखा था। नारंगी कुर्ते वाली एक सावली सी लड़की उसके बगल में फाइल थामे खड़ी थी। उसके बालों में खूब सारी लहरें समाई हुई थीं। उन लहरों को उसने बेपरवाह सा पीछे लाकर कांटे से रोक दिया था। मेरा मन किया धीरे से उस कांटे को निकाल दूं और लहरों का वह तटबंध खोल दूं, ताकि इस नीरस वातावरण में रोमानियत भर जाए। लेकिन वह इस खबर से बेखबर धीरे धीरे डॉक्टर के कहने पर पेंसिल से कुछ लिखती जा रही थी। डॉक्टर ने लगभग चहकते हुए कहा, मिसेस तिवारी, कल रात से आपका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है और पल्स रेट भी। मुझे लगता है अब आपको ज़्यादा दिनों तक हम लोगों की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। बस ऐसे ही खुश रहिए और देखिए, हम आपको खुद घर तक छोड़ने चलेंगे। डॉक्टर की आवाज़ ऐसी थी जैसे उस आवाज़ को किसी ने रेगमाल से घिस दिया हो। लेकिन उस खुरदुरी आवाज़ में आत्मीयता इतनी थी कि उसकी खरशती आवाज़ पर ध्यान सबसे बाद में गया। मैं उस वक्त उनका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन वह ऐसे घिरी थी कि उन्हें देखने के लिए मुझे उन लोगों को ठेलकर परे करना पड़ता और ज़बरदस्ती वहाँ जगह बनानी पड़ती। भीड़ छटी तो उनकी निगाह मुझ पर पड़ गई। इस बार रोज़ के मुकाबले उनके होठ ज़्यादा फैले। मैंने तो सोचा तुम, कहकर वह रुक गई और फिर मुस्कुरा दी। उनकी निगाह ने वाक्य पूरा किया। कल तो तुम अलविदा बोसा भी दे गई थी ना, तो मैंने सोचा। बदले में मैंने सिर्फ पलकें झपका दी। मैंने उनकी निगाह के आईने में ही खुद को देखा, जो कह रही थी, अस्पताल वाले मुस्कुराने का बिल नहीं लेंगे, सो दिल खोलकर मुस्कुरा लो। मैंने स्टूल पास खींचा और उस पर बैठ गई। आप कुछ खाएंगी? मैं फल लाई हूँ। 3 दिन में यह मेरा पहला वाक्य था। उन्होंने मुझे पास खींचा और मेरा माथा चूम लिया। मेरे सुनहरे बाल उनकी मुट्ठी में थे और गेहूं की बाली में तांबई रंग घुले जैसे मेरे गाल लाल पड़ गए थे। मेरी नीली आंखें भीग गई थीं, यह उन्होंने जान लिया था। वह भर्राए गले से बोली, हो सके तो यहीं रह जाओ मेरी खातिर। उनकी आवाज़ में एक प्रार्थना थी। मेरी आंखों से पानी के कतरे उनकी कलाई पर गिर पड़े। वह चौंक गईं और पूरी ताकत लगाकर उठ बैठी। उन्होंने गौर भी नहीं किया कि इसकी वजह से उनके हाथ में लगी ड्रिप में खिंचाव आ जाएगा। वह दर्द से चिहुक उठी। मैंने घबराकर देखा। हाथ खींचने से उनकी ड्रिप में हल्की लाली ऊपर उठ रही है। मैं उन्हें दोबारा लिटाती उससे पहले ही बालों में लहरों वाली वह लड़की आ गई।
उसने अजीब निगाहों से मुझे देखा और बहुत ही सख्ती और रूखेपन से कहा, आप मरीज को आराम करने दें तो बेहतर होगा। वैसे भी अब ये ठीक हो रही हैं। जो वह कह नहीं पाई वह यह था कि अब रोने की ज़रूरत नहीं, अब वह कहीं और जाने के बजाय घर ही जाएंगी। मैंने गौर से लड़की को देखा। उसके चेहरे पर छोटे बड़े कई गड्ढों ने मिलकर तरह तरह की आकृति बना दी थी। उसके चेहरे में उसके बालों की मासूमियत का जरा भी अंश नहीं था। सभी के दो चेहरे होते हैं, यह तो मैं जानती थी, लेकिन लोग आगे और पीछे से भी अलग अलग दिखते हैं, यह मुझे बस अभी थोड़ी देर पहले पता लगा। जिसकी पीठ इतनी मासूम हो, क्या उसका चेहरा इतना सख्त हो सकता है? वह लेट गईं, लेकिन मेरा हाथ अब भी उनके हाथ में था। लड़की जैसे ही पलटी, उन्होंने अपना हाथ मेरी गिरफ्त से छुड़ाया और तर्जनी को कनपट्टी पर लगाकर चाबी घुमाने के अंदाज में उंगली घुमा दी। हंसी का एक बुलबुला कमरे में तैरा और लड़की पलट गई। हम दोनों हंस रहे थे। पता नहीं कितने दिनों बाद वह कम ही हंसती थी। मुझे पता ही नहीं था कि वह इतनी जिंदा दिल है। अगली सुबह मैं इतने तड़के उनके पास थी कि उन्होंने हैरत से मुझे देखा और बिना लाग लपेट कर बोल पड़ी, तुम तो देर तक सोती हो। तिवारी खानदान की शायद मैं पहली सदस्य थी जिसे सूर्योदय के बाद भी बिस्तर नसीब होता था। मैंने कुछ बोलने के बजाय बस इतना ही कहा, आज ये लोग आपको छुट्टी दे रहे हैं। मैं अपना वाक्य पूरा करती इससे पहले खरजती आवाज ने सूचना दी कि उनका बिल बन रहा है, वह अपने जाने की तैयारी करें। उसने एक बार फिर उनकी कलाई थामी और अपनी कलाई में बंधे समय पर नजरें टिका दी। वह निकलता उसके पहले उसकी निगाह मुझसे टकराई और बहुत अनौपचारिक ढंग से उसने पूछ लिया, यह कौन है आपकी बड़ी सेवा करती हैं? मेरी निगाहें उनके चेहरे पर जम गईं। उनकी धड़कनें नापने के लिए लगा। ईसीजी क्लिप यदि मेरे सीने में लगा होता तो पता चलता कि मेरी धड़कनें आसमान छू रही थीं। उन्होंने मेरे चेहरे को देखते हुए कहा, पोती है मेरे बड़े बेटे की बेटी। धक से मेरी धड़कनें धराशायी हो गईं। मुझे समझ ही नहीं आया क्या कहूँ। यह एकदम विदेशी लगती है। वह उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हुए सामान्य ढंग से बोला, हाँ, इसकी माँ रशियन थी। मुझे लगा पसीने से भीगे मेरे तलवे और हथेलियां सुन्न पड़ गए हैं। जिस सच को मैं यहाँ वहां से सुनती आई थी उसे आज पहली बार उनके मुंह से सुन रही थी। सुनी सुनाई में मुझे इतना तो पता था कि मेरे पिता ने उनके पिता की मर्जी के खिलाफ विदेशी लड़की से शादी कर ली थी और मुझे जन्म देने के कुछ घंटों में ही वह चल बसी। लेकिन यह बातें सिर्फ हवा में तैरती थीं, कभी ठोस जमीन पर आई नहीं कि मैं पूछ पाती। उनके पति, जिन्हें कायदे से मुझे दादाजी कहना चाहिए, उन्होंने एक निश्चित दूरी हमेशा मुझसे रखी। मेरे सुनहरे बाल, नीली आंखें गवाह थीं कि देखने में मैं माँ पर गई हूँ। लेकिन जब भी कोई काम करती तो अक्सर उनका बुदबुदाना सुनती थी, बाप पर गई है। लेकिन जिस पिता पर मैं गई थी वह मुझे इन दोनों बुजुर्गों के हवाले कर पता नहीं कहाँ चल दिए थे। मेरी माँ विदेशी थी, सार्वजनिक रूप से यह पहली स्वीकारोक्ति थी। अच्छा, डॉक्टर ने अपनी एक भौं को ऊपर किया और गौर से एक बार मुझे फिर देखा। मैं उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि उनके पति हाथ में बिल लिए चले आए। वह तुरंत ऐसे चुप लगा गईं जैसे सुबह से उन्होंने एक भी शब्द न बोला हो। मैं उनसे कहने आई थी कि अब आप ठीक हो गई हैं, इसलिए मैं दोबारा हॉस्टल जा रही हूँ। लेकिन मैंने खुद को फिर उसी करीने से सजे घर में पाया। माँ को ढूंढा नहीं जा सकता था, लेकिन मेरे कई बार पूछने पर भी उन्होंने पिता के बारे में कभी कोई जवाब नहीं दिया था। क्या मुझे रोके रखने के लिए उन्होंने डॉक्टर को यह बात मेरे सामने बताई थी? वह अस्पताल से लौटी थी और उन्हें आराम करने की हिदायत दी गई थी। यह जानने के बावजूद मैं उनके कमरे में पहुंच गई, यह चिंता किए बगैर कि वह कुछ घंटे पहले ही उन्होंने मौत के पास गिरवी रखी अपनी जिंदगी को छुड़ा है। मैंने सवाल उछाल दिया, पापा कहाँ रहते हैं? मुझे लगा मैंने चेहरे को कुछ ज़्यादा ही सख्त बना लिया है। उन्होंने बहुत शांति से मेरे चेहरे को देखा और हाथ से इशारा कर पलंग पर बैठने को कहा। जितने बेतुके ढंग से मैंने पूछा था उतने ही शालीन तरीके से उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ के देहांत के बाद हम तुम दोनों को लेने रूस गए थे। बहुत मुश्किल से मनाकर हम उसे यहाँ ला पाए थे। सोचा था उसकी दूसरी शादी कर देंगे। जब तुम्हारे दादा ने उस पर
दूसरी शादी का बहुत दबाव बनाया तो वह बिना बताए लंदन चला गया और अपनी निशानी के तौर पर तुम्हारे अलावा सिर्फ एक पुर्जा छोड़ गया जिस पर लिखा था प्यार एक बार होता है, और अपने हिस्से का प्यार मुझे मिल चुका है। मैं बाकी जिंदगी उन्हीं यादों के सहारे काटूंगा। हमने उसे बहुत खोजा। साल भर बाद हमें उसकी चिट्ठी मिली जिसमें उसने बताया था कि वह लंदन में आगे की पढ़ाई कर रहा है और अब वहीं रहेगा। तुम्हारे दादा फौरन उससे लंदन मिलने गए, लेकिन उसने वापस आने से इनकार कर दिया। बाद में उसने तुम्हें लंदन भेजने के लिए बहुत दबाव बनाया, लेकिन तुम्हारे दादा ने तुम्हें सौंपने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद उसके न खत आए न उसने हमारे खतों का जवाब दिया। आप झूठ बोल रही हैं। मैं आक्रामक हो गई थी। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह तुम्हारी नाइंसाफी है। वह खांसते हुए सिर्फ इतना ही बोल सकी। आपका बेटा चला गया और आपने परवाह नहीं की। परवाह तो उसने नहीं की, वह भी जिरह पर उतर आई थी। कुछ तो आप लोगों ने भी किया होगा ना। मैंने उन पर एक आरोप जड़ दिया। हाँ, हमने किया था। खूब प्यार किया उसे। उसकी हर जिद मानी। उसके पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन उसने डॉक्टरी पढ़ने की ठानी। चूंकि उसके दोस्त रूस जा रहे थे तो वह भी उनके साथ रूस चला गया। हमने उसे वहां जाने दिया। हम चाहते थे वह डॉक्टरी पढ़कर भारत लौट आए। उसने वहीं बसने का फैसला ले लिया। वह जानता था उसके पिता सख्त हैं। वह जब दूसरी जाति की बहू ही स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो विदेशी बहू की तो सोचना भी गलत था। वह सख्ती करते थे और वह विद्रोह करता था। उनके इस खेल में सिर्फ मैं और तुम ही पिसी हो। यह बात सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दादाजी हर हफ्ते उसके कॉलेज फ़ोन करते हैं और उसकी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन वह इतना निष्ठुर हो गया कि अपनी माँ की याद भी उसे नहीं आती। वह हाफने लगी थी। उनकी आंखों के डोरे लाल हो गए थे। मैंने उन्हें लिटाया और पानी पिलाने लगी। मैं कुछ देर उनके पास बैठी रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली आई। पहले इसी बात पर बहस कर मैं घर छोड़ हॉस्टल चली गई थी, लेकिन इस बार मेरा मन ऐसा कुछ भी करने का नहीं हुआ। उनके शब्द बार बार मेरे कान में गूंज रहे थे। इस खेल में सिर्फ मैं और तुम ही पिसी हो। मैं दोबारा उनके कमरे में गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह तकिए पर अधलेटी हाथ में एक पुराना एल्बम लिए पलटा रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने एल्बम बंद कर आंसू पोंछ लिए। मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने उनसे कहा। कितने? जितने में लंदन का टिकट आ जाए। उन्होंने सपाट निगाह से मेरा चेहरा देखा। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। इसके लिए तुम्हारे दादा से कहना होगा। तो उनसे कहिए अभी। मैंने ऐसे जिद की जैसे लंदन का टिकट एक चॉकलेट हो। वे दोनों मुझे बाहर तक छोड़ने आए थे। मैंने उनसे कहा, मैं आपको बिना बताए भी जा सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि 20 साल बाद दोबारा आपके एक पुर्जे से पता चले कि घर का एक सदस्य कम हो गया है। इस बार मैं उन्हें लेकर ही लौटूंगी। मैंने देखा एक चेहरे पर आश्वस्ति और दूसरे पर अविश्वास था। मैंने टैक्सी की खिड़की से चेहरा निकालकर हाथ हिलाया। तुम्हें यकीन है ऐसा होगा? उन्होंने कांपती आवाज में मेरे हाथ पकड़ लिए। ये जरूर कर पाएगी। बहुत जिद्दी है। मैं तो शुरू से कहता हूं बिल्कुल बाप पर गई है। अभी आप सुन रहे थे आकांक्षा पारे जी की लिखी कहानी लखी बाबुल मोरे।